नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग NCERT सीरीज को पढ़ रहे हैं और अब इस वक्त हम क्लास 6 के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी, आप लोग को पता है ज्योग्राफी का ही चल रहा है, जिसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है स्थल स्वरूप एवं जीवन। मतलब हम कहीं ना कहीं इसमें पृथ्वी के स्थल स्वरूपों के बारे में पढ़ेंगे और उस पे जो भी उत्पन्न जीवन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ पे भी हमको लगेगा कि थोड़ा सा रुक करके समझाने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम रुक करके चर्चा करेंगे। बाकी हम रीडिंग करेंगे, बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय देखते हैं, क्या दिया है भैया। अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसा कि आपने देखा है, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्यभूमि लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल स्वरूप अर्थात लैंड फॉर्म दिखाई देंगे, जिसके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्थल स्वरूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। स्थल स्वरूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पर्वत, पठार और मैदान। इन स्थल स्वरूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल स्वरूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों पर रहने वाले लोग की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। अब हम देखते हैं कौन कौन से वो स्थल स्वरूप हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्वत को। ठीक है, पर्वत वे स्थल स्वरूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़ी आधार, खड़ी ढलान या चढ़ाई और संकरे शिखर चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता या फिर कहें एल्टीट्यूड्स पर हिम पिघल जाते हैं और जल में बदलने के बाद नदियों में पहुंचती हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका पहाड़ियाँ। ये आपके कहीं ना कहीं देखो, जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं वहाँ पे बर्फ़ जम जाते हैं और जहाँ पे ज़्यादा ऊंचाइयाँ नहीं होती हैं वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमते हैं। तो यहीं से नदियों का फ्लो होता है, जहाँ से ये बर्फ़ जमे होते हैं निकल करके नदी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाइयों या फिर तुंगता पर हिम नहीं पिघलती। ठीक है, नहीं पिघलती और ये पर्वत अस्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहां कम कड़ी चढ़ाई और गोल आधार के शीर्ष होते हैं, उन्हें पहाड़ी या छोटा पहाड़ या हिल कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए कुछ पहाड़ आपको पर्वत के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। देखिए ये माउंट एवरेस्ट है भैया, माउंट एवरेस्ट है। और ये आपका माउंट एकोंगुआ है, एकांगुआ भी बोलते हैं। माउंट किलिमंजारो है ये। और ये देखिए मोंट ब्लॉक है और ये माउंट कंचनजंगा है और ये माउंट अनायमुड़ी है। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स और दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इसमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। जो श्रृंखला जैसे रॉकी पर्वत हुआ, एंडीज हुआ, हिमालय हुआ, ये सब हजारों किलोमीटर में फैले हुए पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखिए इस चित्र में विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। इन्हें ऊपर से नीचे तक की उनकी सापेक्षिक ऊंचाइयों और
दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच और कंचनजंगा भारत और सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच हिमालय पर्वत श्रृंखला की दो सबसे ऊंची चोटियों या फिर चोटियां हैं। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोंगुआ है। पूर्वी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो एक पृथक पर्वत है जो कि श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप में मोंट ब्लॉक आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। अनायमुड़ी केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं, दक्षिण का सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे अपने लेक्चर में। यहाँ एनसीईआरटी पढ़ने के क्रम में इसे हम बहुत अच्छे से चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। यहाँ पे हम सिर्फ रीडिंग करेंगे और जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी आप लोग उसको कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। उसको हम सेपरेट लेक्चर बना के सेपरेट वीडियो बना करके हम उसको डाल देंगे, आप लोग उसको समझ लीजिएगा। बाकी हम एक क्रम से कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के पोर्शन को लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें प्लेट विवर्तनिकी को हमने वीडियो बनाया, उसको डाला है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी भी अपसारी प्लेट सीमांत ही डाला है, अभी अभिसारी और समानांतर प्लेट सीमांत बाकी है। उसके पहले और भी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे प्लेटों के आंतरिक संरचना कैसी होती है, पृथ्वी पे जो कहीं ना कहीं जो संरचना बन रही है, पर्वत कैसे बनते हैं, पठार कैसे बनते हैं, इन्हीं के बारे में हम उसमें डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और तब जा कर के ये एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आता है। कुछ चीज़ें यहाँ से जो नहीं समझ में आएंगी वो आपको उस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा, और जो चीज़ें आपको वहाँ पे छूटी हुई नज़र आएंगी वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित पर्वत हैं। मतलब ये युवा पर्वत हैं, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। मतलब इनका युवा है भैया, मतलब पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब 2-4 साल 10 साल या फिर 100-200 साल के हैं। ठीक है, लाखों साल पहले के हैं। कुछ छोटे और अधिकांश गोलाकार पर्वत और पहाड़ियाँ जैसे अरावली श्रृंखला काफ़ी पुरानी है और अपर्दन के कारण ये गोल आकार की हो गई हैं। जैसा कि हिमालय के साथ हुआ, उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रियाओं को और उनके कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वत जैसे हिमालय की ऊंचाइयाँ आज भी बढ़ रही हैं। ये क्यों बढ़ रही है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा वीडियो का वो लेक्चर चल रहा है जो ज्योग्राफी का, जिसमें हम आपको बताएंगे अपसारी प्लेट सीमांत, जिसमें महाद्वीपीय प्लेटों का जो टक्कर है। ठीक है, वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कि हिमालय की हर वर्ष क्यों हाइट बढ़ जाती है कुछ ना कुछ। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्वतीय परिवेश। पर्वतों के ढलानों पर प्रायः एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं। यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी पत्तियां पतली नोकदार होती हैं। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास या मास्काई और लाइकेन उग जाते हैं। जहाँ पे अधिक ऊंचाई होती है वहाँ पे पेड़ नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे काई मिलती है और लाइकेन मिलते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे कुछ जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे जो पर्वतों पे पहाड़ियों पे रहते हैं, जिसमें से आप देखो, आप पहला है ये पेरेग्रीन फाल्कन, और ये हिमालयन तहर, ये पहाड़ी खरगोश है, ये गोल्डन ईगल, और ये कनेडियन लिंक्स है। ये आपको पता ही है कि ये आपका याक है, और ये आइबेक्स है, ये ग्रे फॉक्स और तेंदुआ और भालू को तो पहचानते ही होंगे आप लोग। पर्वतों के घने वन, बहती नदियाँ, झीलों और घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों
को आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल, सुनहरा गरुड़ भी बोलते हैं इसे, और पेरेग्रिन फाल्कन, एक घुमंतू बाज है, कैनेडियन लिंक्स तेंदुआ, आइबेक्स जंगली भेड़, और हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत अन्य प्राणी। ठीक है, ये देखिए पहाड़ियों पे कहीं ना कहीं खेती करने का तरीका होता है, सीढ़ीदार खेती बोलते हैं इसको, कृषि। ठीक है, अब हम लोग जो पर्वतीय जीवन है उसके बारे में पढ़ेंगे। पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ और ऊंचे नीचे होते हैं, इसीलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जाती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ीनुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है। पर्वत के स्वस्थ हवा, मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे कि स्कीलिंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्रा करते हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्रायः इनमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जिन्हें मुझे लगता है कि जानना चाहिए आप लोगों को। देखिए, बछेंद्री पाल ने बहुत कम उम्र में ही पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनके लिए उन्हें पद्मश्री 1984 में और पद्म विभूषण 2019 में दिया गया। ठीक है, अब दूसरी हैं अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा 31 वर्ष की थीं तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। अंटार्कटिक की माउंट विंसन सहित इन उपलब्धियों में उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके कहीं ना कहीं दृश्य दिए गए हैं जो कि प्राकृतिक दृश्य हैं, उसको समझिएगा। जो कुछ बाढ़ है, ये देखिए आपके बाढ़ के दृश्य दिए गए हैं, जो आकस्मिक बाढ़ आ जाता है, ये भूस्खलन के हैं। लैंडस्लाइडिंग, पर्यटकों के अनियंत्रित रूप से आना जाना जिसमें नियंत्रण नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका हिमधाव एवलांस बोलते हैं, जो ये हिम का कहीं ना कहीं स्लाइडिंग हो रहा है, और ये भारी हिमपात है। ठीक है, भारी हिमपात मतलब हिम का वर्षा। यहाँ बादल फटना है, बादल फटना जहाँ पे बादल बहुत ही ज़्यादा घने हो जाते हैं और कम समय में ही अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंड होता है वहाँ पे इस तरीके की देखने को मिलता है धरातल। ठीक है, कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें, इसको हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे काम की चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग ज़रूर देखेंगे। विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों में पवित्र स्थान मानते हैं, पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और इसके अनेक नाम हैं। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा करते हैं। नेपाल निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। ठीक है, इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बान अर्थात तिब्बत का एक प्राचीन धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं।
ठीक है। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अनेक भागों में भी दिखाई जाती है। ठीक है। ये अब हम पठार के बारे में जानेंगे। पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से उठी होती है और प्रायः इसकी सतह चपटी होती है। इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। पठारों के दो उदाहरण हैं, तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, और दूसरा दक्षिण पठार। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। ठीक है। पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन मुख्य गतिविधि है, जहां विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती हैं। उदाहरणतः पूर्वी अफ्रीका के पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के प्रचुर भंडार हैं। विश्व भर में पठारों के पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती हैं। ठीक है। इसीलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल है। लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, छोटा नागपुर पठार में सुवर्णा रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात और पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात ऐसे ही कुछ जलप्रपात हैं। ठीक है। चेरापूंजी मेघालय के पठार में नहकाली काई जलप्रपात जो है 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है। चेरापूंजी का जो गिरता हुआ नहकाली काई का पठार है वो ये है आपका। ठीक है। अब हम लोग मैदान पढ़ेंगे। मैदान के बारे में, मैदान ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत सपाट तथा अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। उसमें कोई ऊंची पहाड़ियाँ अथवा गहरी घाटियाँ नहीं पाई जाती हैं। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर तक से अधिक नहीं होती। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। यहाँ नदियाँ रेत चट्टानों के कणों गाद को एकत्रित करती हैं, जिन्हें तलछट कहा जाता है, और नदियाँ इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। फलस्वरूप ये मैदान के सभी प्रकार की फसलों को उपजाऊ के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है। मैदान विविध प्रकार के वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करता है। ठीक है। आप देखिए, यह जो है विश्व भर के विश्व मानचित्र में कुछ पर्वत श्रृंखलाओं, पठारों और मैदानों को दर्शाता है। ठीक है। जो कुछ इस कलर के हैं वो पठार हैं, जो हरे में हैं वो आपके मैदान हैं, और जो थोड़ा सा पीले में हैं वो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है। चलिए, मैदानी जीवन के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैदानी जीवन क्या है? हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदान में आसपास विकसित हुई थी। हमारे समय में भी विश्व अधिकांश जनसंख्या मैदान में रहती है। हमारे समय में भी जो विश्व है अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? मैदान में। भारत की कुल जनसंख्या का 1/4 से अधिक अर्थात
लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदान के समान इन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही कपास, जूट और सन जैसी रेशेदार फसलें भी उगाई जाती हैं। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है, किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल द्वारा भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु इसमें भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। इससे अधिक क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी है, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियां बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्यौहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। मैदान में हल्की ढलान होती है, अतः वह नदी में नौका संचालन सुगम होता है और इसमें बहुत सी आर्थिक गतिविधियां भी सहायक होती हैं। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से प्रयोग करते थे और आज भी गंगा किनारे ऐसे स्थान हैं जहां लोग आने जाने के लिए नौकाओं का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है, देख लो नाव का क्या होता है भैया। ठीक है, देख लीजिए। इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल स्वरूपों के बारे में समझा, परंतु इसका स्वरूप जटिल है और विशेषज्ञ प्रायः कुछ और स्थल स्वरूप के बारे में भी बताते हैं। इसमें से एक स्थल स्वरूप मरुस्थल है। यदाकदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। उनमें वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे होते हैं, जैसे कि एशिया की गोबी मरुस्थल। कुछ विशेषज्ञ अंटार्कटिक महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों में पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाते हैं। जानने वाले लोग गीतों और किंवदंतियों एवं दंत कथाओं जैसे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को संजो कर रखते हैं। मानव ने जिस प्रकार की सभी स्थलाकृतियों के विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, वह हमारे अनुकूलन अथवा स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलेपन का साक्षी हैं। ठीक है, देखिए कुछ ये टिने हैं और ये कहाँ आपको मिलेंगे, ये पूरा लोकेशन उसका दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी भैया ये लेसन आपका समाप्त होता है। आगे हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अध्ययन करते रहिए, प्यार बनाते रहिए और इसी के साथ साथ आप लोग उस चैनल को भी उन वीडियो को भी देखिए जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के फंडामेंटल को मजबूत बनाने के लिए एक सेपरेट सीरीज चलाई जा रही है। बाकी ये एनसीईआरटी की सीरीज चलती रहेगी, पूरे 12th तक हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे, पूरे 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। बाकी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो यार, और थोड़ा शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।